तो एमपी में हल्की ठंड के बीच चुनावी गर्माहट भी है। तो आइए चुनाव पर चर्चा करते हैं कि भाई मुद्दे क्या हैं। मां शिप्रा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी की हो। पर शिप्रा नदी आज भी शुद्ध है। हम आचमन करते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, कोई समस्या वाली ऐसी कोई बात नहीं। जिसने भी रेप करा उसका घर सब तोड़ दिया गया और वो सलाखों के पीछे और फांसी की सजा है। यहाँ गाड़ियों के कांच आए दिन लोगों के मोहल्लों में गाड़ियों के कांच फोड़े जाते हैं, कोई पुलिस से डरने को तैयार ही नहीं है यहाँ पे। मंदिर कोर्ट ने बनाया है, मंदिर को नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं बनाया उनके पैसों से। राम जी हमारा मुद्दा है, राम जी हमारा मुद्दा नहीं है। राम जी हमारा सत्य है, वो आराध्य रहेंगे। इस तरीके से ये बताते हैं कि हम सनातन धर्मी है। सनातन धर्मी सरकार इस तरीके से प्रति करती है। आप राम मंदिर के खिलाफ क्यों? चाहता हूं भैया कि आप लोग आपस में लड़ जाओ और जो है एबीपी लाइव पे दोष आ जाए। तो एमपी में हल्की ठंड के बीच चुनावी गर्माहट भी है और एबीपी लाइव का काफिला पहुंच गया है उज्जैन में। और इस वक्त हम लोग हैं एक मशहूर कैफे में, जहां शहर के कुछ गणमान्य नागरिक और भाजपा और कांग्रेस के कुछ साथी भी मौजूद हैं। इधर देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं और मेरे ठीक इस हाथ में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं। तो आइए चुनाव पर चर्चा करते हैं कि भाई मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले मैं अपने भाजपा वाले साथियों के पास जाऊंगा कि हर्जी नाम है आपका, है ना? ये पहले तो आप ये बताइए कि जनता जो है शिवराज सरकार को दोबारा मौका क्यों दे? पहले तो महाकाल की नगरी में एबीपी न्यूज़ का स्वागत करते हैं हम। और मौका देने वाली बात यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता में ये बात पुष्ट की है विकास के द्वारा कि जो जनविश्वास अब बन रहा है, लगातार जो कार्य हुए हैं हर क्षेत्र में, उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः आश्वस्त है कि जनता पुनः विश्वास 2023 में भारतीय जनता पार्टी को मत देके देगी और शिवराज सिंह जी चौहान के किए गए कामों को पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। आप क्या सोचते हैं भैया? क्या है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी कुछ विजन के साथ उतरती है। इस बार भी चुनाव में हम विजन के साथ उतरा। हमारा विजन रहता है विकास करना, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। हम कमलनाथ जी जैसा काम नहीं करते कि 15 महीने की सरकार में हम आईफा अवार्ड कराए। 700 करोड़ का आईफा अवार्ड लेके आए थे वो। उनका विजन कुछ भी नहीं है, तो बस वो आईफा अवार्ड ही करा सकते, विजन विकास की बात नहीं कर सकते। विजन की बात हो रही है यहाँ पे सर। कह रहे हैं कि हमारा जो विजन है वो बहुत ही कामयाब है और इसीलिए हमें जो है हमारी सरकार को, जनता को रिपीट करनी चाहिए। आपको लगता है? 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, बड़े से लगा के छोटे तक, कार्यकर्ता तक, कमलनाथ जी से 15 महीने का हिसाब मांग रही है। ये इनके 20 साल का हिसाब दे। और ये बात कर रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य, कहाँ है शिक्षा स्वास्थ्य? अस्पतालों में जाकर कोविड में इन्होंने बेड बेचे, इनके प्रतिनिधि पकड़ाए, पेपरों में फ्रंट पेज पे इनके मंत्री जी भूमाफिया है। ये साबित हो गया। जो यहाँ उस शिक्षा मंत्री भूमाफिया है, उस शिक्षा मंत्री के गृह नगर है ये, उनकी सीट है ये। यहाँ एक भी कॉलेज में स्थायी प्राचार्य नहीं है, एक भी कॉलेज में स्थायी पढ़ाने वाला प्रोफेसर नहीं है। तो कहाँ से लाएंगे ये? आप विजन की बात कर रहे हैं। सर ने बहुत सारी कमियां गिना दी। स्वास्थ्य जो है वेंटिलेटर पे है, भूमाफिया आपके नेता हैं, ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ विजन में हमारा, आप माधवनगर अस्पताल देख लें, वहाँ का आईसीयू आज के लग्जरी अस्पताल से बहुत अच्छा आईसीयू है, वहाँ आप जाके देखें। और दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इनकी खुद अस्पताल, कौन सा अस्पताल आपने बताया? माधवनगर अस्पताल सरकारी अस्पताल है, उसका आईसीयू ऐसा है क्या? उसी अस्पताल में बेड बेचते हुए इनका प्रतिनिधि पकड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी को पेपरों में छपा है। जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वहीं पे, उसी अस्पतालों में। ये सच्चाई है? पहले ये सच्चाई है। सरासर झूठ बात है। और ये बात अभी कह रहे हैं कि 15 महीने में हिसाब मांगा गया, हिसाब तो हम 60 साल का भी मांगते हैं। 9 साल बेमिसाल में हमने ये साबित करके दिखाया है कि किस प्रकार से देश कितने बड़े बदलाव की ओर गया है। चाहे शिक्षा की बात होती हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे व्यवसायीकरण की हो, आधुनिकरण की हो, डिजिटलाइजेशन की हो, चाहे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात हो, इन सारी दिशाओं में बढ़ा गया है। मतलब जिस तरह से देश जिस गति से बढ़ रहा है, तो ये 15 महीने का हिसाब नहीं मांगता है देश उस हिसाब की भी बात करता है जो इन्होंने पिछले 60 सालों में किया देश के साथ। तो हर्ष जी कह रहे हैं कि भाई आपको बताना तो पड़ेगा ना कि आपकी जो इतने लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कितने अच्छे काम किए और कैसे भाजपा जो है अभी उनसे पीछे है। आप अपने घर की भी बात करते तो वो एक युग गया। अपन आगे क्या करना है, विजन में तो आगे है। इनका कहना है कि हम विजन है, ये आगे क्या करके। पहले आप ये मानते हैं क्या कि जो आपकी दिग्विजय सिंह की सरकार थी वो अभी वर्तमान की भाजपा सरकार से बेहतर थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब दिग्विजय सिंह जी ने जो कार्य करे थे, जो मतलब
ऊर्जा के जो स्रोत चालू करे थे, आज वही ऊर्जा तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दूसरे को बेच के ने उससे पैसा कमा रहे। यहाँ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हो रहा है, ना कि जनता का विकास हो रहा है। जी भैया, आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह की जो सरकार है वो इस समय वर्तमान की सरकार से बेहतर थी? बेहतर थी, बहुत अच्छी। मैं किसान हूँ भैया, किसान के हित की सरकार है कांग्रेस सरकार। बीजेपी सरकार ने बस नेताओं का ही काम करा है, किसान के हित में कोई काम नहीं करा है। एक वरिष्ठ पत्रकार साथी भी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है, आप देर से आए हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार साथी भी हमारे साथ हैं और ये सियासत को समझते हैं। इन्होंने बताया कि हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, इन्होंने दिग्विजय सिंह की सरकार की बात की। आपका एनालिसिस क्या कहता है, दोनों में से कौन सी सरकार बेहतर रही? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप 18 महीने को 18 साल से अगर आकलित करेंगे तो ये एक भेदभाव वाली बात हो जाएगी। मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको इस चीज़ का एनालिसिस बता रहा हूँ कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, शिवराज जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि केंद्र के नेताओं को केंद्र की योजना गिनाना पड़ रही है? अगर आपने विकास किया है 18 साल में, शिवराज जी ने अगर विकास किया है तो आपको उनके कामों को गिनाना था, महाकाल लोक के विकास को गिनाना था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था। महाकाल लोक के नाम पर भी लोग आपको वोट देते हैं। आप राम मंदिर को बीच में लेकर आए हैं। उज्जैन के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को महाकाल लोक बहुत आसानी से यहाँ पर दर्शन करने को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आज हम बात करें तो धर्म के नाम पर राजनीतिक दल वोट मांग रहे हैं, लेकिन धर्म में सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। महाकाल मंदिर में पैसा लागू कर दिया गया, दर्शन से लेकर रुकने की व्यवस्था हो, प्रसाद की व्यवस्था हो, सब दूर पैसा। जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब होना चाहिए। क्या ऐसा क्या है भाई, क्या शिवराज जी ने काम नहीं किया कि आपको केंद्र के योजनाएं गिनानी पड़ रही हैं, केंद्र से आप सांसदों को, मंत्रियों को टिकट दे रहे हैं? क्या अपने स्थानीय नेताओं पर, आप लोग इतने युवा हैं, आप पे भरोसा नहीं है क्या शिवराज सरकार को? आप जैसे हट्टे कट्ठे लोग हैं और वहां ऊपर से दिल्ली से लोगों को बुलाया जा रहा है, क्या है ये? मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान के गृह मंत्री जी ने ये सभा में, खुली सभा में कहा कि हमें आवश्यकता ही नहीं है कि किसी बड़े नेता को यहाँ पर आके प्रचार करने की। हमारा युवा मोर्चा का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी इस मामले में सक्षम है कि वो ये गिना दे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 साल में क्या किया और उसके पूर्ववत क्या किया। अब मैं शिवराज जी की बात करता हूँ आपको। शिवराज जी जिस समय आए हैं सत्ता में, उसके बाद से जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बदली है वो ये मैं इनको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। जैसे किसी ने नहीं, पहले ये बताइए, आप सिर्फ तथ्यात्मक बातें कर रहा हूं मैं। हम एक बीमारू राज्य की श्रेणी में थे, हम उससे आज निकल के आए हैं। मैं अभी किसी महाशय ने ये बताया कि बहुत परिस्थितियों को इस समाज से आकलन करना गलत होगा। मैं बताता हूँ आपको, घंटों घंटों लाइट जाया करती थी। यहाँ से इंदौर पहुँचने में जो मात्र आज आधे से पौन घंटे का रास्ता है, 3.5 से 4 घंटे लगते थे। ये परिस्थितियाँ जब प्रदेश में उस समय हुआ करती थी जब दिग्विजय सिंह जी थे। ये जो बदलाव है इसको युवा भी अनुभव कर रहा है। वो अपने माता पिता से सुनता है कि बेटा तुम बहुत अच्छे युग में जी रहे हो। आज शिवराज जी इतनी उपलब्धियां इन्होंने बताई कि हमने लाइटें सही कर दी, सड़क सही कर दी है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर दी, फिर भी केंद्र से नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। केंद्र से कोई नेताओं को नहीं बुलाना पड़ रहा है। हमारा एक केडर बेस्ड पार्टी है, इसमें सभी कार्यकर्ता मिल के काम करते हैं। ये जमीनी कार्यकर्ताओं को बढ़ाने वाली पार्टी है। यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी नहीं है, यहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं को ही ओबलाइज किया जाता है हमारी पार्टी में। और रही बात मुख्यमंत्री की योजनाओं की, तो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना है, ऐसी अनेकों योजनाएं जो मुख्यमंत्री की चल रही है। और योजनाएं काम कर रही हैं क्या? इतनी योजनाएं बताई इन्होंने, काम कर रही है क्या सर? ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर राजनीति करती है। पिछले 18 साल से इनकी सरकार है। धार्मिक नगरी में लोग नहान करने के लिए पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी आज भी मिल रहा है। अभी विगत 15-20 दिन पहले भी पेपर के फ्रंट पेज पे छपा है, गंदे नालों का पानी सब उसमें लगातार मिल रहा है। और 800 से 900 करोड़ रुपए ये शिप्रा नदी की शुद्धिकरण के नाम पे खर्च कर चुके हैं, खा चुके हैं, जो भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी आज भी शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिल रहा है, वो आज तक नहीं रोक पाए। ये भाई, आप लोग अपने आप को युवा हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, आपके नेता, और शिप्रा नदी की सफाई नहीं हो पाई, ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि किस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस में धार्मिक भिन्नता कितनी है। तुष्टिकरण के आधार की शुरुआत करने वाला अगर कोई है, इस देश को उस दिशा में ढकेलने वाला कोई है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, शिप्रा नदी क्यों नहीं साफ हो पाई? पूर्णतः बात बताना चाह रहा हूं।
में हम महाशय साथ में हैं, ये मेरे को और आपको ले जाके एक इंदिरा आवास बता दे तो बता दे, और हम गर्व से आपको एक एक वार्ड में 1-1 हज़ार प्रधानमंत्री आवास बताने के लिए मेरी बात पूर्ण हो जाने दीजिएगा। मैं आपको ये धार्मिक मान्यता का जो अंतर बता रहा हूँ, ये बात है कि हमारे यहाँ पद से योजना की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री आवास, और ये व्यक्तिवादी उपासक हैं जिनने इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की। तो आप धार्मिक मान्यताओं की तो बात करें ना, और हम हमारे धर्म को सत्य के साथ रखते हैं। हमने कभी हमारे प्रभु श्री राम जी को काल्पनिक नहीं माना, अवसर के हिसाब से हमने हमारे धर्म को कभी परिवर्तित नहीं किया। हमने ये सनातन सत्य माना है कि प्रभु श्री राम हमारे उपासक हैं, आराध्य हैं और सदैव रहेंगे। और आज ये युवा वर्ग गर्व से कहता है कि उस मंदिर निर्माण में जिनने शहादत दी है, जो शहीदी हुई है, उसको हम हमारे विचार परिवार से मानते हैं, हमारा खुद का लहू मानते हैं। हर्ष भाई, आपने बड़ी लंबी लंबी बातें कर दी, लेकिन एक चीज उन्होंने पूछा कि शिप्रा नदी की सफाई क्यों नहीं हुई, उसके बारे में मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, बहुत छोटा जवाब। जो पूर्ववत बातें आई थी ना, जो धार्मिक मान्यताओं को लेके बातें हो रही थी, उन बातों को लेके कह रहा था। मैं अब आपको बताता हूँ कि इनके आने के पूर्ववत शिप्रा में डुबकी लगाना भी संभव नहीं था, और आज के बाद आप अभी भी आप हमारे साथ चलोगे ना, तो आपको लगाने को लगेगा कि वहाँ कितने आचमन होते हैं। हर अमावस्या पे नहान करने के लिए सैकड़ों तीर्थयात्री आते हैं। ये सिर्फ भ्रामक प्रयास किए जाते हैं यहाँ की मान्यताओं को और यहाँ की जो नगरी की सुंदरता है, जो धार्मिकता है, उसको आहत करने के ये सिर्फ तरीके मात्र हैं। आपका जवाब इन्होंने दिया है। और नालों के पास ले चलेंगे, जो नालों को आपको लगातार आप लाइव देखना कि नाला कहाँ जाके मिल रहा है, वो आपको लेके चलेंगे हम, वहाँ चल के आप देखना उसको मिलते हैं कि नहीं। उसमें टाटा प्रोजेक्ट से 35-40 जाने जा चुकी है, टाटा प्रोजेक्ट से। वो टाटा का पूरा गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा है, वही पानी पूरे राम घाट पे होते हुए जाता है पूरे। आपकी सरकार में ठीक थी शिप्रा नदी, डुबकी लगाने लायक थी? क्यों ना था, शुद्ध। अरे मेरी बात सुनो, शिप्रा शुद्ध थी जब पानी भी आता था, भरपूर पानी था। आज कहाँ है, गंदा नाला का पानी मिल रहा है ना, तो इन्होंने कहाँ विकास करा है? इनका खुद का विकास करा है। और 900 करोड़ रुपए उसके खर्च कर चुके हैं शिप्रा नदी के ऊपर। वो पैसा खर्च करने के बाद भी आज भी अगर नाले का पानी मिल रहा है तो पैसा कहाँ गया है, कौन खा गया वो पैसे को? उज्जैन नगरी की पहचान भगवान महाकाल के मंदिर से होती है, लेकिन साहब महाकाल लोक आप लोगों ने बनवाया, 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, लाखों रुपए की मूर्तियां लगाई गई, और एक तूफान आया, मूर्तियां गिर गई। ये कौन सा आपने महाकाल लोक बनाया? और एक दुर्घटना मात्र थी, उसका खेद जरूर है, और हमारे नेतृत्व ने उसकी जिम्मेदारी भी ली कि जो अधिकारी और जो जिस व्यवस्था ने इसके वजह से ये हुआ, वो ये सुनिश्चित करे। लेकिन मैं आपको दूसरी बात इसके साथ में जुड़ी हुई बताना चाहता हूँ। महाकाल लोक के विकास के बाद से ही माननीय प्रधानमंत्री जिस दिन 11 अक्टूबर को आए, उसके बाद से शहर में बड़े बदलाव आप देख सकते हैं। रोजगार में, व्यवसाय में, तीर्थाटन में, पर्यटन में एक बड़ा बदलाव आया है, और इसके साक्षी सब है, और इसको नकार कोई नहीं सकता। मैं आपको है, आपके जो नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो कहते हैं कि हाँ पहले मैं चाय बेचता था। शिप्रा शुद्धिकरण की बात करी तो अभी इनने उत्तर की प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी, उनने अपने जनसंपर्क की शुरुआत शिप्रा नदी से ही की है। तो इनसे जल के आचमन से ही की है। मैं जवाब लेता हूँ। कल माया त्रिवेदी जी का एक वीडियो है, शिप्रा के सबसे पहले मैया शिप्रा को नमस्कार करके उन्होंने अपने जनसंपर्क की शुरुआत करी है। धार्मिक महिला है, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है, महाकाल मंदिर से जनसंपर्क की शुरुआत की है। दूसरी बात, आज यदि ये सब कहते हैं हमने विकास किया है, तो इनके जो दक्षिण के प्रत्याशी हैं मोहन यादव, पूर्व मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, वो घड़ी बांट के और पैसा बांट के और राशन बांट के वोट बटोरना चाहते हैं। यहाँ पे विकास के नाम पे क्यों वोट नहीं मानते हैं? इन पे आचार संहिता केस दर्ज हुआ है, अभी आप पता कर लीजिएगा 4 दिन पहले, कि उन्होंने राशन बांटने के नाम पे और घड़ी बांटी अपना फोटो लगा के। यदि आप इतना सब कुछ करते हैं, महाकाल लोक की बात है, तो महाकाल लोक का टेंडर आज भी बता देता हूं कि कमलनाथ सरकार ने जारी किया था। स्मार्ट सिटी का पैसा था, उसको कमलनाथ जी ने महाकाल लोक बनाने के लिए डाइवर्ट किया। उसका जब इन्होंने भ्रष्टाचार करके, गद्दारी करके, हमारे कोई नेताओं ने गद्दारी करके सरकार गिरा दी थी, जिसके कारण ये महाकाल लोक का प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, और ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, और इस तरीके से पूरा किया कि भ्रष्टाचार में सप्तऋषि की मूर्तियां उड़ गई। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से उन्होंने खोखली मूर्तियां लगा दी, प्लास्टिक की मूर्तियां लगा दी, पाषाण की मूर्तियों की जगह। बड़ा भ्रष्टाचार। तमाम दावे आप सुन रहे हैं, आम जनता से भी पूछ लेते हैं कि शिप्रा नदी की स्थिति क्या है। शिप्रा नदी की स्थिति बहुत बढ़िया है, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार बारिश, जब बहुत तेज बारिश होती है तो हो सकता है कि कोई नाले का पानी बहता हुआ कभी शिप्रा नदी में आ जाए, क्योंकि जब अभी बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी और शिप्रा नदी पूर हो गई थी, तो उस समय बहुत सारी नदियों का, नालों का पानी आके मिला होगा। वो हमें सत्यता मालूम नहीं है, पर शिप्रा नदी आज भी शुद्ध है। हम आचमन करते हैं, जाते हैं, नहाते हैं,
कोई समस्या वाली ऐसी कोई बात नहीं दिखती है। और विकास की बात करी थी भैया लोगों ने, विकास की बात बताई थी, तो हमारा एक उज्जैन में 4 इंडस्ट्रियल एरिया मेजर थे पुराने, मक्सी रोड, आगर रोड इंडस्ट्रियल एरिया पुराने थे। आज विक्रम नगर उद्योगपुरी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा वहाँ पे, और वर्ल्ड रिनाउंड फैक्ट्रीज जैसे अमूल हो गई, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स हो गई, मेडिकल हब का पूरा काम चल रहा है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे, विजन की बात करेंगे, मिशन की बात करेंगे, तो विजन और मिशन तो बहुत आगे निकल चुका है। और आप एक बार घूम के देखिए, आपको लगेगा कि नहीं आप कोई टियर 1 सिटी के अंदर आए हैं। भैया ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उज्जैन शहर के आप जब उत्तर क्षेत्र में जाते हैं तो यातायात की जो स्थिति है उससे पता पड़ जाएगा कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आए दिन जाम लगता है, कुछ भी नहीं है। महाकाल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि महाकाल लोग की जब बात आती है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों उसका श्रेय लेने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि मूर्तियाँ गिर गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्र जारी करा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने कि ये हमारे काल की जो है योजना नहीं है, कमलनाथ काली की योजना है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये राजनीतिक लोग हर बार मंदिरों को, धर्म को बीच में क्यों लाते हैं? इनको अपनी राजनीति आमने सामने लड़ना चाहिए। जब विकास की बात आती है तो आप श्रेय ले लेते हैं, और विनाश की बात आती है तो आप सामने पे धकेल जाते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आज महंगाई, ये कह रहे हैं कि जब विकास की बात होती है आप श्रेय ले लेते हैं कि हमारी सरकार में ऐसा हुआ था, जब थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप जो सो फिर आरोप लगाने लग जाते हैं। मेरे युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से बोलता हूँ कि विकास पे ही वोट मांगे ना, कि इन्होंने जो कहा कि ये महाकाल मंदिर निर्माण का, ये महाकाल लोग करा, क्यों राम मंदिर पे वोट मांगने की आप वो बढ़ती? इनके नेता और मंत्री ने जो विकास करा उस पर मांगे। मेरी बात सुनिए कि विकास गिनाइए, विकास गिनाइए, बहुत अच्छी बात बोली। अब आप विकास सुनते जाइएगा। आप 20 साल मेरी बात सुन ले, 20 साल से आप मेरी बात सुन ले, 20 साल से मेडिकल कॉलेज आ रहा है उज्जैन में, आज तक नहीं मिला। और अभी मेरे 15 दिन पहले उसका भूमि पूजन हो गया था, तो वो भी जाने का उसका अब आपके सारे मैं सुनूंगा, पहले आप विकास गिनाइए। मैं आपको विकास गिनाना चालू कर रहा हूं, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 2014 के पहले 341 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज 650 से ऊपर मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं पूरे देश में। ये पहली प्राथमिकता से 70% के ऊपर से ज्यादा की वृद्धि हुई है। यूनिवर्सिटीज 700 कुछ हुआ करती थी, आज 1000 से ऊपर यूनिवर्सिटीज है। ये एजुकेशनल फॉर्म्स के हैं। मैं आपको बताता हूं, स्टार्टअप्स की शुरुआत करने वाली अगर पहला विजन कोई लेके आया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। आज 36 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हैं जो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, आप देखिएगा मध्य प्रदेश पहला राज्य बना महिला सशक्तिकरण में, जिस दिशा में बढ़ा 50% अधिक और उसमें सीखो कमाओ योजना लेकर आए। अभी मैं कॉलेज में गया था, छात्राओं ने कहा कि एक बात गुरु जी, और एक बात मैं अभी भी आपको कहता हूं, ये इनकी मानसिकता है जो ये मानते हैं कि राम जी हमारा मुद्दा है। राम जी हमारा मुद्दा नहीं है, राम जी हमारा सत्य है, वो आराध्य रहेंगे। आप किसी भी परिस्थिति में बिना चुनाव के, बिना काल के, बिना परिस्थिति के जब भी बात होगी तब प्रभु श्री राम जी के लिए यही शब्द निकलेंगे, क्योंकि हमारे भाव है। अब मैं आपको दूसरी एक बात, हमेशा राम जी से बेरी क्यों एक बात हम इनसे चाहते हैं, एक लास्ट पॉइंट, ये बात, राम जी के खिलाफ ही करेंगे। ये एक लास्ट पॉइंट मैं ये पूछना चाह रहा हूं इनसे कि आप ये बताओ इनसे, इनके वर्तमान के ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। और डेली नियमित कभी इंदौर में हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है, मतलब लगातार बलात्कार के मामले में पहले नंबर पे पूरे देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। उज्जैन सीधी एक बहुत ही रोचक बात आ रही है इसमें सामने। आज की स्थिति में पहले मैं आपको ये बात बड़ी अच्छी बात है और उसको जानना बहुत जरूरी है। जनता के बीच में युवा क्या मान रहे हैं, जान रहे हैं, ये बात बताना जरूरी है। आज के पहले चंबल की किसी परिस्थिति में, ये एबीपी न्यूज वहां से घूम कर आ रही है, चंबल में डकैतों के बड़े बड़े गिरोह और गैंग्स चला करते थे। कोई केस रजिस्टर नहीं होता था, कितने फिरौतियां मांगी जाती थी, कुछ नहीं। आज इनसे पूछा जा रहा है, ये एक गिरोह का नाम बता दे, एक गिरोह का नाम नहीं बता सकते। ये रेप की बात कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, न्यूज में देख सकते हैं। क्या रेप में नंबर 1 देश है राजस्थान, 15 केस। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आरोप, मैं एक मिनट मेरी भी सुन लो भैया, मेरी भी सुन लो भैया। मैं ये कह रहा हूँ
कि ये कैसी राजनीति हो रही है। वो आप पे कुछ आरोप लगा रहे हैं तो आप उसका जवाब एक आरोप लगा के दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप एमपी की ना रहे, आप राजस्थान की ना रहे। उसके लिए मध्य प्रदेश में यदि रेप होते हैं तो उसके लिए कड़ा कानून शिवराज सरकार ने बनाया। जिसने भी रेप करा उसका घर सब तोड़ दिया गया और वो सलाखों के पीछे और फांसी की सजा है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा, अगले दिन फिर हो जाता है। मतलब लगातार बलात्कार रेप हो रहे हैं और इनकी कानून व्यवस्था, कानून से कोई डर नाम की चीज नहीं है। यहाँ गाड़ियों के कांच आए दिन लोगों के मोहल्लों में गाड़ियों के कांच फोड़े जाते हैं, कोई पुलिस से डरने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे कोई डर नहीं है। एजुकेशन में सर्वोच्च परीक्षा होती है पीएचडी की, जिससे डॉक्टर हेड की उपाधि मिलती है। इनके यहाँ पीएचडी में इनके मंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट है। रजिस्ट्रार पे लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज होता है, किनने करवाया? इनके ही लोग हैं, सब पकड़ा। इनके यहाँ के जिला शहर अध्यक्ष है, उनकी पत्नी का नाम आ जाता है पीएचडी कांड में जो आरोपी है। तो ऐसे शिक्षा रहेगी? नहीं, आप ले उनसे पूछो। इनके पास विजन नहीं है। इनके विधायक प्रत्याशी जो विधायक है वर्तमान में महेश परमार जी, उनके ऊपर छात्रवृत्ति घोटाला कांड है और उसके बाद इनके पास उनके अलावा कोई नेता भी नहीं है। उज्जैन में भी महापौर चुनाव लड़ाया, उनको उज्जैन की जनता ने नकारा और अभी तराना में भी जनता उनको नकारेगी। शिप्रा नदी की आपने बात करी, मेरा ये कहना है ये कांग्रेस के हैं, ये बीजेपी के व्यक्ति हैं, दोनों आपके सामने हैं। इनसे जल उठवा लो और ये अगर कह दें कि हाँ शिप्रा शुद्ध है, ये कह दें या ये कह दें, तो मैं मान लूँगा या शिप्रा शुद्ध, और मैं आपके साथ चल के उसका पानी पी के बताऊंगा फिर। क्योंकि राजनीति हो रही है, शिप्रा के नाम पे राजनीति हो रही है। माँ शिप्रा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के हो। किसी भी धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आप कसम खिलवा लो, ये जल है हाथ में सबसे। भारतीय जनता पार्टी ये आचमन का कह रहे हैं कि आचमन करके बताएंगे। मेरा ये कहना है कि इन्हीं के उत्तर की विधायक जो खुद माँ शिप्रा की पूजन करके आचमन करके अगर उनके कार्यकाल के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, तो इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए आपको कि आप बताएं। ये झूठ भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ, मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो सिर्फ शीर्ष नेतृत्व से लाए कार्यकर्ता तक। झूठ बोलो, जोर से बोलो और जोर जोर से बोलो झूठ, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। सब बातों पे झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ना कोई विकास हुआ है, ना सर पूरी चौतरफा मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत स्पष्ट बात है। आज भाई साहब हमारे आधे पौन घंटे में पहुंच रहे हैं, तो ये विकास नहीं है। आज इनके बच्चे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जा सकते हैं, अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा सकते हैं मध्य प्रदेश के योजनाओं के माध्यम से, वो बिल्कुल विकास नहीं है। आज आप अच्छा उज्जैन की बात करते हैं, उज्जैन में महाकाल लोक की बात होती है। मैं आपको बताता हूँ, रविदास लोक, हनुमान लोक, अपना भादवा देवी लोक, ये सारे जगह पे जाएंगे। ये सांस्कृतिक विकास नहीं है। केदारनाथ, बद्रीनाथ आज से 4 साल पहले आप चले जाते हैं और आज आप जाएंगे 4 लेन के माध्यम से जा रहे हैं। ये बिल्कुल विकास नहीं है इनकी दृष्टि में। इनकी दृष्टि में विकास है ट्रांसफर उद्योग। आप उसकी इनको अनुमति दें तो वो विकास है। आप इनको अनुमति दें कि ये ट्रांसफर के माध्यम से शोषण कर सकें, टेंडर पास करा सके, तो ये विकास है। अब मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे महानुभाव ने अभी तुरंत पलटने का काम किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की बात यहाँ मत करो। मैं यही इनका सत्य बताना चाह रहा हूँ आपको। ये वहाँ जाके कहते हैं कि हम सब एक हैं इंडिया अलायंस के नाम पर। जब यहाँ बात आती है तब वो अखिलेश है, वो हाथी अलग है, हम अलग है। मैं यही बता रहा हूँ, ये सिर्फ स्वार्थ के कारण एक हुआ परिणाम है। और जो अभी आपको दिखेगा कि 2023 में 17 नवंबर को पूर्णतः ध्वस्त होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जनता इस बात को जान रही है। अब मैं पूछता हूँ, मैं इनकी बात में पूछता हूँ। इन्होंने कहा कि क्या आप आधे घंटे में 10 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर लेते हैं? क्या आपके घर में महिलाओं को, बहनों को, क्या वो लाडली बहना योजना की राशि नहीं मिल रही है क्या? मनमोहन सिंह सरकार ने 33,000 किलोमीटर की सड़क बनवाई थी पूरे भारत देश के अंदर, 10 साल के अंदर बनाई थी। मेरी बात सुनो, तो ये 33,000 किलोमीटर सड़क एक दिन में बन जाती है क्या? यदि आप इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे, एक दिन में यदि सड़क बन जाती है क्या? दूसरी बात इन्होंने बोली कि हमारे मतलब सब विकास किया, तो विकास दिखता क्यों नहीं है इनका? ये सिर्फ मंदिरों का विकास करना जानते हैं। हम नहीं कहते कि मंदिर का विकास नहीं करना चाहिए, पर हमारा ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आप ही तो पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे। मंदिर कोर्ट ने बनाया है, मंदिर को नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं बनाया उनके पैसों से, पूरे देश ने चंदा इकट्ठा किया है। उसमें हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने 1,11,000 रुपए का चंदा दिया है। हम ये इनके कहने से ये हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि हम हिंदू हैं या नहीं है।
इनके सर्टिफिकेट से हमें इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए। पर ये सिर्फ इनका एक एजेंडा है झूठ बोलने का, वो ये सरासर करते जाएंगे, कंटिन्यू में करेंगे। अब कमलनाथ जी की सरकार बनने पे आज महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे, सिलेंडर सस्ता मिलेगा, किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी, किसानों को कर्जा माफ होगा। ये बोल रहे हैं कि ये ना राम मंदिर कोर्ट ने बनाया, तो इनके नेताओं द्वारा कोर्ट में लिखित हल्फनामा दिया गया कि राम लक्ष्मण काल्पनिक महापुरुष थे। और इनको एक और चीज, तो राम के नाम से आपत्ति कि राम के मंदिर के नाम से आपत्ति, ये स्पष्ट करें आप। ना हमें राम के नाम से आपत्ति है, ना मंदिर के नाम से आपत्ति है। हमारा ये कहना है कि विकास पे बात करो ना, आप मंदिर मुद्दों पे बात क्यों करते हैं? आज ये जी आप आज मेरी बात सुनो, आज विकास किया होता तो इनका नेता कल अमित शाह जी आए थे, एक विकास की एक बात, उन्होंने शिवराज का नाम तक नहीं लिया, 3 बार शिवराज जी का नाम लिया, इतना विकास किया होता तो शिवराज जी के नाम पे वोट मांगते, चेहरा ले जाते नरेंद्र मोदी का। अभी ये 3 दिसंबर के दिन जैसा कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी का हिंदुत्व का एजेंडा फेल हुआ था, ऐसा ही एजेंडा फेल होगा और विकास का एजेंडा 3 दिसंबर के दिन कमलनाथ जी सरकार बनने के साथ पास होगा। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ। महाकाल लोक बना, उससे शहर की आय बढ़ी है, सभी तबकों में आय बढ़ी है। मैं एक स्टार्टअप भी हूँ, एक स्टार्टअप योजना का मुझे भी लाभ मिला है। शहर सारथी नाम से मैंने स्टार्टअप चालू करा है, जिसका मुझे बाकायदा, अब जो भी रूलिंग पार्टी सरकार है, स्टार्टअप योजना चूँकि मोदी जी की है तो मुझे उससे लाभ मिला है, तो मैं उसको स्वीकारूंगा कि हाँ मुझे लाभ मिला है। मैं जब छोटा था तब मैं ये देखता था कि अखबारों में आता है कि सोमवार को 5 बजे से 7 बजे तक लाइट जाएगी, मंगलवार को 8 बजे से 9 बजे तक, ऐसा पूरा साप्ताहिक पूरा आता था अखबारों में। आजकल वो नहीं देखने को मिलता है। लगातार रोज लाइट जा रही है, 3-3 4 दिन, कल भी गई, अरे रोज जा रही है, डेली नियमित जा रही है। और एक बात बताओ, एक सेकंड मेरे को बताना, आप 5वीं क्लास के बच्चे से भी 5वीं क्लास के बच्चे से भी किसी से पूछ लोगे तो राम जी और जो रामायण जी का युद्ध हुआ था उसके अंदर, राम जी का जो युद्ध हुआ था उसमें जो भरत को ज्ञान दिया था या लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया था, उनने जो राम जी ने भेजा था उनको, किसको भेजा था? लक्ष्मण जी को भेजा था। और ये एक सेकंड, ये आप तो ये अमित शाह के प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत राहुल गांधी के भगत थे जो आलू से सोना बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी के भगत थे जो आलू से सोना बनाने के लिए निकले। ये राहुल गांधी के भगत है जो आलू से सोना बनाना जानते हैं। ये विकास की बात नहीं कर रहा है, ये विजन की बात नहीं कर रहा है। इनका विकास क्या है? इनका विकास क्या है? इनका विकास है आईफा अवार्ड कराना। इनका विकास है आईफा अवार्ड कराना। नाले से गैस बनाने वाला देश में एक ही वैज्ञानिक है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नाले से जो गैस बनाने की राय सब लोगों को दी जाती है, सारे चाय वाले उससे गैस बना रहे हैं और एक ही वैज्ञानिक है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये सारा विज्ञान पूरा युवा राहुल गांधी जी से ही सीखा है। उनको जितनी रोचक, इतना हम तो बहुत आभारी हैं। हर 2, 5, 10 दिन में ऐसा कुछ आ जाता है कि हम एंटरटेन हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः बनाए ताकि हमारे युवाओं में वो जो एंटरटेनमेंट की जो कमी आ रही थी वो ना आए। बिल्कुल, मैं उनसे जानना चाहता हूं, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ कोई देश का नेता है तो वो है राहुल गांधी। और हो सकता है कि कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं, ऐसे बहुत सारी शब्द हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से भी गलत निकलते हैं। पर भारतीय कांग्रेस का एक कल्चर नहीं है कि किसी का अपमान किया जाए। इनका काम है सिर्फ हमारे देश के नेताओं को गाली देना, इसके अलावा और इनका कोई एजेंडा नहीं है। बस ये गाली देके हम बिल्कुल गाली देते हैं और नरेंद्र मोदी लिस्ट बनाते हैं कि मुझे कितनी बार गाली दी है। मैं ऐसा कह रहा, इनका कहना है कि हम इनके नेताओं को गाली देते हैं। जब इनके नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आतंकवादियों को जी करके संबोधित करते हैं तो मेरा गाली देना उचित समझता है और मेरे जैसे युवा भी उनको गाली देना बिल्कुल पसंद करते हैं। जो हमेशा आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, आधी रात को कोर्ट खुलवाते हैं आतंकवादियों के लिए। ऐसा क्यों? कांग्रेस हमेशा आतंकवादी किसने दी? अफजल गुरु को फांसी किसने दी? इसका जवाब दे दो। अफजल गुरु को फांसी किसने दी? अफजल गुरु को फांसी किसने दी? ये बता दो। अफजल गुरु को फांसी किसने दी? आप तो अफजल गुरु को फांसी किसने दी? आप 370 के खिलाफ क्यों? आप राम मंदिर के खिलाफ क्यों? 370 इनके देश के ये अब हम ऐतिहासिक बातें करते हैं। 370 की बात हो रही है। 370 जब हुआ, जब मतलब लागू हुई, कश्मीर मुद्दा हुआ, यूएन में भागने वाला सबसे पहला व्यक्ति भारत से कौन था? शेख अब्दुल्ला का सबसे खास मित्र कौन हुआ करता था? जब इतनी बड़ी भूमि पे भारत की सेना अपने पराक्रम से वहां पहुंच गई और वो ये उद्घोष करना चाह रही थी कि हम लाहौर भी पहुंच जाएंगे, उस बीच मैं पूरी बात महाराजा हरि सिंह जी से जब ये बात होने के बाद, और इन सारी परिस्थितियों में एक विशेष बात बताना चाहता हूं, जब ये युद्ध चल रहा था
इस युद्ध चलते युद्ध में अगर कोई सामान्य नागरिक मदद के लिए सबसे पहले आगे आया तो राष्ट्र हित में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर आपको एयर स्ट्रिप के माध्यम से सेना को बुलाना है और अगर आपको मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो हम तत्परता से लगे हैं। और रात भर लगे रह के वहाँ काम करने वाले वो लोग थे और वो नेहरू जाके वहाँ यूएन में जाके हमारे देश के सम्मान को बेचे आया। की बात की, मैं लेटेस्ट की बात बताता हूँ। सत्यपाल मलिक जी अभी देश के सबसे बड़े देशद्रोही साबित हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा सवाल पुलवामा हमले पे खड़ा किया है। पुलवामा हमला उन्होंने सीधा सीधा बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने करवाया। जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि अरे भाई ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपने को इस विषय में कुछ भी बात नहीं करना है। दूसरा, उन पर इतना दबाव बनाया गया, तो आज वो झूठ बोल रहे हैं क्या? हमारा तो सीधा सीधा जवाब है, सत्यपाल मलिक की बात का जवाब दे दें कि उन्होंने ऐसा कहा, तो इस पे क्या जवाब है इन लोगों का? मैं बिल्कुल सत्यपाल मलिक जी और सारी विशिष्टताओं के साथ बोलता हूं। आज कश्मीर की स्थिति में किस चौराहे पे पत्थर चल रहे हैं, किस चौराहे पर पत्थर चल रहे हैं, किस सैनिक को अपमानित किया जा रहा है। और एक बात और पूछना चाहता हूं, हमारे किसी जवान का सर काट के ले जाया गया हो और उसके प्रतिकार में हम पाकिस्तान से वार्ताबंद नहीं करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री सशक्तता से सेना को आदेश देता है कि खुली चुनौती दो और जो तुम्हारी क्षमता वो दिखाओ। इनके समय ऐसा नहीं हुआ। भारत पहला राष्ट्र तभी बनाया जा। सन इकहत्तर में पाकिस्तान ने सरेंडर किसके नेतृत्व में किया था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरेंडर किया था। बांग्लादेश किसने बनवाया? इंदिरा गांधी ने बनवाया। ये प्रधानमंत्री जब से पुलवामा हमला किसने किया? पुलवामा हमले के बाद सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं, इनके खुद के राज्यपाल कह रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। क्यों भैया, 2014 के बाद से क्या पाकिस्तान आ रहा है? इससे पहले पाकिस्तान कभी परास्त नहीं हुआ। आप लोग बार बार पाकिस्तान का जिक्र करके, पाकिस्तान का जिक्र करने का एकमात्र एक कारण है, 2008 में भारत की आर्थिक राजधानी पर 8 आतंकी आए और निहत्थे लोगों पर हमला किया। उसके प्रतिकार में भारत ने क्या किया? मैं जवाब जानना चाह रहा हूं। ये उसके पहले की बात थी। इसके पहले सारे युद्ध जब भी हुए, जब भारत की सीमा के अंतर्गत हुए, ये पहला मौका था जब भारत की सीमा पार करके भारत का सैनिक गया और उसने बात बताई कि हमें जब भी मौका मिलेगा तब हम ये करने में सक्षम है। और ये बार बार सेना पे प्रश्न उठाना बिल्कुल गलत है और इसका जवाब जनता इनको देगी, इस बार भी देगी और हमेशा देगी। अब ये लाइट की बात कर रहे थे आदरणीय भैया हमारे कांग्रेस के नेता, तो इनके राष्ट्रीय नेता ये बोलते हैं राहुल गांधी जी, क्या यदि आप बटन दबाओगे तो अडानी केस में पैसा जाएगा, तो इसलिए इनके घर में लाइट नहीं है। ये लाइट बंद करके रखते हैं, इसलिए लाइट रखते हैं। भैया ये बार बार इंदिरा गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे। मैंने तो ऐसा भी सुना है और वीडियोस भी देखने को मिलते हैं कि इंदिरा गांधी ने साधु संतों के ऊपर गोली भी मरवाई थी। बहुत सारे साधु संत मर गए थे 1966। तो साधु संत और गौ हत्या करना आपकी नज़र में सही है? गौ हत्या करना सही है? कारपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था। कारपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था लाशों के बीच में बैठ के। कोई सामान्य बात मैं नहीं चाहता हूं भैया कि आप लोग आपस में लड़ जाओ और जो है एबीपी लाइव पे दोष आ जाए। यहाँ आ जाए, अपन उज्जैन दक्षिण आ जाए देश छोड़ के, कि यहाँ क्या हुआ? यहाँ पूछिए, सीएस भूमि को मंत्री जी ने बेच दी। बड़ी शानदार चर्चा रही, इसका समापन करते हैं। बताना चाह रहा हूं मैं कि ईश्वर हमेशा सत्य के साथ होता है और जब कुंभ आना होता है तब भाजपा की सरकार आ जाती है। ये इनको भी मालूम है भाई, आप सत्य के साथ। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ही एक आम जन ने निकल के ये बात कही। इस बात का अगर ये प्रतिकार करते हैं तो मैं मान जाऊं। हम आज से राजनीति छोड़ दें। करपात्री महाराज जी का जो श्राप है वो फलीभूत भी होगा। ये संतों की भूमि है, इस सनातन परंपरा को मानने वाले लोग यहाँ जीवित हैं और उस सत्य के साथ अगर कोई बात निकली है तो वो शब्दशः पालित होगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की जो इस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व मंदबुद्धि हुआ है ना, उसका कारण वो संतों का श्राप ही है। उज्जैन दक्षिण के विकास की बात करते हैं। उज्जैन दक्षिण के विधायक वर्तमान में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव जी और उनके नेतृत्व में उज्जैन दक्षिण में चौतरफा विकास हुआ है। चारों तरफ आप रोड का जाल देख सकते हैं। अमूल प्लांट उज्जैन शहर में आया है। प्रतिभा सिंटेक्स कपड़ों की फैक्ट्री उज्जैन में, ये मेडिकल डिवाइस का हब आया है। तो ये उज्जैन दक्षिण का विकास है। सनातन धर्म की इन्होंने बात की। अब सनातन धर्म में जब 150 रुपये, जब पिछली बार सीएस थे इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जब 150 रुपये का मटका 1600 रुपये में बिका, तो ये सनातन धर्म का काम है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए। 3500 करोड़ रुपए कुछ बजट था, उसका करीबन 70% पैसा ये लोग खा गए और उसके नाम पे वाहवाही लूट के वो भ्रष्टाचार किया। ये सनातन धर्म का काम है। इस तरीके से ये बताते हैं कि हम सनातन धर्मी है। सनातन धर्मी सरकार इस तरीके का कृत्य करती है। भ्रष्टाचार करना इनको सीएस के नाम पे और कोई काम नहीं है। बड़ी प्यारी डिबेट हुई। भाजपा वाले साथियों ने अपनी बात रखी, कांग्रेस वालों ने भी बात रखी। उम्मीद है कि इनकी बात सुनकर समझकर आप समझ जाएंगे कि भाई किसका पलड़ा भारी है। बाकी भाजपा
उज्जैन दक्षिण से कांग्रेस का जो प्रत्याशी आया है, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुलूस के सामने खड़ा होकर बोलता है कि राम मंदिर कब बनेगा। आज जब उसको हमने तारीख बता दी तो उसकी बात करने हमारे पास आता नहीं है। ठीक है, तो एक बेहद ही शानदार चर्चा रही यहाँ पर। बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये चर्चा कैसी लगी, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है, आप देखते रहिए एबीपी लाइव।